कुछ कहानियाँ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कहते हैं हर शहर की रोशनी के पीछे कुछ गहरे अंधेरे छुपे होते हैं, कुछ ऐसे अंधेरे जिनमें कदम रखते ही इंसान बदल जाता है। आज मैं आपको उन्हीं गलियों में ले चल रही हूँ जहाँ समाज की नज़रें झुक जाती हैं, पर सबसे सच्ची कहानियाँ वहीं जन्म लेती हैं। आप सुन रहे हैं विस्पर स्टोरीज मीडिया और ये है हमारी प्रस्तुति वैश्या से प्यार भाग 1। शहर जितना बड़ा होता है वहाँ के लोगों का दिल उतना ही छोटा। ये जुमला मैंने शायद किसी फिल्म से सुना था, लेकिन जब मुझे सच में शहर आना पड़ा तो ये बिल्कुल सत्य लगने लगा। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया था। मेरा एडमिशन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था। मैं अपने गांव का एकमात्र इंजीनियर बनने जा रहा था और इस उपलब्धि को पाने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया था। एडमिशन तो मुझे मिल गया, लेकिन रहने की जगह नहीं मिल पाई। हॉस्टल फुल हो चुके थे और कई धर्मशाला से निकाला जा चुका था। मैं 6 महीने से यहाँ-वहाँ भटक रहा था। मेरा कॉलेज एक सरकारी कॉलेज था और यहाँ जो भी मेरे दोस्त बने वो मेरे ही तरह गांव से आए हुए लड़के थे। शहर के लड़के तो हमें भाव भी नहीं देते थे और लड़कियां हमारे जैसे लोगों को वो अपने मुंह नहीं लगाना चाहती थीं। यही बात एक लड़की ने मुझसे कही थी जब मैंने उसके बाजू में बैठने की हिमाकत कर दी। खैर, मेरे दोस्तों के पास तो खुद का कोई जुगाड़ नहीं था। जैसे तैसे सरकारी हॉस्टल में रह रहे थे। वहाँ उनकी वो रैगिंग हुआ करती थी जिसे सोचकर रूह कांप जाए, लेकिन इसके अलावा उन बेचारों के पास कोई चारा भी नहीं था। ऐसे मैंने भी वहाँ रहने की कोशिशें की, लेकिन वार्डन ने मुझे वहाँ से भी भगा दिया। जैसे तैसे 6 महीने तो गुजर गए, लेकिन अब समय था मेरे पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम का और मेरे पास तो रहने को भी जगह नहीं थी। माँ बाप के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो मुझे वो सुविधा दे सके कि मैं किसी रूम किराए पर लेकर रह सकूं। स्कॉलरशिप भी अभी मिली नहीं थी और इतनी मिलने वाली भी नहीं थी कि कुछ जुगाड़ हो सके। पार्ट टाइम एक जॉब कर रखा था, उससे ही मेरे कपड़े और खाने पीने का जुगाड़ हो जाता था। मेरे पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं थे। पुस्तकें लाइब्रेरी से ही ले आता, कुछ कापियाँ जिनमें मेरे नोट्स थे और 2 जोड़े कपड़े जिसे बदल बदल कर पहनता था। उस दिन जब धर्मशाला से निकाला गया तो मैं लगभग टूट गया। वहाँ के सभी धर्मशाला वाले मुझे पहचानने लगे थे। कहीं कोई जगह नहीं बची थी। साला हमारा गांव ही अच्छा था। वहाँ आप कहीं भी रहो कोई टोकने वाला नहीं होता था और एक ये शहर था जहाँ बस स्टेशन में भी पुलिस वाले बैठने नहीं देते। मैं अंदर से टूटा हुआ अपना बैग लेकर कॉलेज पहुँचा। पता चला कि एक दिन पहले ही फ्रेशर पार्टी की गई थी। मुझे इन सब से क्या मतलब था। मेरे एक दोस्त ने मेरी स्थिति देखी और हाथ में मेरा बैग देखा। वो समझ गया कि इसे फिर से निकाल दिया गया है। 1-2 दिन की बात हो तो मैं हॉस्टल में उसके साथ ही शिफ्ट हो जाता, लेकिन कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम थे और मुझे कोई अच्छा सा बसेरा चाहिए था जिसमें कम से कम कुछ दिन मैं टिक सकूं। वो मुझे चाय पिलाने ले गया। उसका नाम प्यारे था। यार राहुल, कल पार्टी में क्यों नहीं आया? साले सीनियरों ने जमकर शराब पिलाई, पता है। मैं चाय की एक सिप पीता हुआ उसे देखने लगा और वो मेरी हालत समझ चुका था। फिर से बेघर। हाँ यार, पता नहीं एग्ज़ाम कैसे जाएंगे। कॉलेज के कारण कोई नौकरी भी नहीं कर पाता। पढ़ाई करूं या नौकरी समझ नहीं आता। कोई जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा है। साला मेरा सेठ भी कुछ देने को तैयार नहीं। कहता है कि महीने के आखिर में पैसे लेना। जो बचे पैसे हैं उससे कोई कमरा ले लूं तो खाऊंगा क्या, समझ नहीं आ रहा। मैं जानता था कि प्यारे भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, पर उसके अलावा मैं बताता भी किसे। तभी सीनियर का एक ग्रुप वहाँ आया और मुझे देखकर वो गुस्से में आ गए। साले, कल क्यों नहीं आया? हमेशा सीनियरों से भागता है, बहुत होशियार समझता है अपने को। एक तेज़ झापड़ ने मेरा गाल लाल कर दिया था और मेरी सहनशीलता की सीमा टूट गई। मैं ज़ोरों से रोने लगा, इतने ज़ोरों से कि जैसे सीनियर्स की भी हालत ख़राब हो गई। मैं ऐसे रो रहा था जैसे कि मेरा दुनिया में कोई हो नहीं, और अभी के परिप्रेक्ष्य में ये बात सही भी थी। तभी उनमें से एक सीनियर आगे आया। उन्हें हम बहुत मानते थे। असल में वो भी हमारी तरह गांव से और एक अत्यंत गरीब घर से आए थे और कॉलेज में टॉप करने के कारण उन्हें थोड़ा सम्मान मिल जाया करता था। उनका नाम संजय था। तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं इसे समझाता हूँ। वो मेरे कंधे में हाथ रखकर मुझे सांत्वना देने के भाव से बोले। क्या हुआ राहुल? लगता है कि तू बहुत बड़ी परेशानी में है। वो मेरे हालात समझते और जानते थे। मैंने उन्हें अपने कंडीशन के बारे में बताया। इसका इलाज तो उनके पास भी नहीं था, लेकिन उसी चाय की टापरी में खड़े एक अंकल
जो कि हमारी बात ध्यान से सुन रहे थे, अचानक हमारे पास आ गए। रूम चाहिए? जी अंकल, लेकिन पैसों की समस्या है थोड़ी। एक काम हो सकता है, मैं रूम दिलवा दूंगा बिना पैसों के। खाने का पैसा देना होगा और साथ में कुछ काम करने होंगे, चलेगा? मुझे लगा कि यह आदमी जैसे मेरे लिए भगवान बनकर आया हो। बिल्कुल अंकल, चलेगा चलेगा। लेकिन एक और समस्या है, जिस जगह तुझे ले जा रहा हूं वो सही जगह नहीं है। मेरे दोनों शुभचिंतकों ने अंकल की ओर प्रश्नवाचक नज़र से देखा, लेकिन मैं अभी भी उन्हें अभिभूत दृष्टि से देख रहा था। अंकल, जहन्नुम में भी रहने को बोलोगे रह जाऊंगा। अंकल के चेहरे में एक मुस्कान खिल गई, जैसे उन्हें कोई बड़े काम की चीज मिल गई हो। ठीक है, चल मेरे साथ। ऐसी कौन सी जगह है अंकल? मार्केट का रंदी खाना। हम सभी स्तब्ध थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाया। मजबूरी ऐसी थी कि हम कुछ बोलने के लायक भी नहीं थे। आप सुन रहे थे वेश्या से प्यार भाग 1। ये तो बस शुरुआत थी उस दुनिया की जहां जाने की कभी हिम्मत भी नहीं की थी। मजबूरी, डर और अजनबी अंधेरा सब राहुल के सामने खड़े थे। लेकिन किस्मत कभी किसी से पूछकर रास्ते नहीं बनाती। आगे क्या हुआ? क्या राहुल वहां रुका? क्या उस अंधेरी दुनिया में उसे कोई रोशनी मिली? और हाँ, क्या सच में एक वेश्या से प्यार हो गया? जानने के लिए सुनते रहिए वेश्या से प्यार का भाग 2। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल विस्पर स्टोरीज मीडिया को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। ये जानने के लिए सुनिए वेश्या से प्यार का भाग 2 बहुत जल्द। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इस खामोशी को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे एक और राज के साथ।